नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। किसानों के लिए बत्तख पालन है लाभकारी व्यवसाय। अरहर की फसल में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। बत्तख पालन रोजगार का बेहतर जरिया बनता जा रहा है। इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो खुद के साथ कई और लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। तो आप इस लाभ को देखते हुए किस प्रकार से करें बत्तख पालन, तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RM मिश्रा से। पोल्ट्री फार्मिंग में बत्तख पालन मुर्गी पालन के बाद सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पक्षियों में है। बत्तख पालन एक अच्छा व्यावसायिक रूप ले सकता है अगर किसान समझदारी से प्रशिक्षण प्राप्त करके बत्तख पालन करें। अपने क्षेत्र में पता करें कि उन्हें किस तरह के बत्तख पालन की आवश्यकता है, वह मांस के लिए बत्तख पालें या अंडा के लिए बत्तख पालें। अगर किसान अंडा के लिए बत्तख पालना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा नस्ल होगा खाकी कैम्बल नस्ल। यह अंडा उत्पादन में विश्व प्रख्यात है एवं इसमें अंडा उत्पादन 250 से 300 अंडा प्रतिवर्ष होता है। अंडा उत्पादन के साथ साथ आप मीट उत्पादन के लिए भी बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें वाइट पेकिन, मस्कोवी इस तरह के प्रजाति का पालन कर सकते हैं। वाइट पेकिन देखा जाता है कि 6 से 7 सप्ताह में वह मार्केट वेट में आ जाती है, करीबन 2 किलो का उसका शरीर भार ग्रहण कर लेती है। बत्तख अधिकतर अंडे सुबह 9 बजे तक दे देती हैं, तो ऐसे में किसानों को अंडा खोने का भी डर नहीं रहता है और सारा दिन अंडा कलेक्शन का भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बत्तख बच्चा जो 1 दिन का होता है, जिसे हमारे किसान पालेंगे तो उसके ताप का विशेष ध्यान देंगे, जिसे ब्रूडिंग कहते हैं। उनको ब्रूडिंग ठीक से करेंगे, क्योंकि बत्तख में ब्रूडिंग अगर किसान ठीक से नहीं करते हैं तो उसमें काफ़ी क्षति हो सकती है। पहले सप्ताह में बत्तख को 35 डिग्री तापमान पे, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखने की आवश्यकता होती है और उसका फर्श बिल्कुल सूखा होना है, क्योंकि बत्तख अगर किसी वजह से अगर भीग जाते हैं तो उन्हें काफ़ी क्षति हो सकती है, ठंड लग सकता है। तो बत्तख किसान भाइयों, जाड़े के दिनों में बत्तख को 1 महीने तक ब्रूडिंग आपको करना आवश्यक है। किसान भाइयों, बत्तखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बत्तखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। दूसरी बात जो होगी वह है उसके आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन में बत्तख को समुचित एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। बत्तख को जहां आप भोजन देंगे उसके साथ उसका पानी का बर्तन अवश्य रहे, इसका सुनिश्चित करेंगे। बत्तख हमेशा जब दाना लेती है तो उसके साथ पानी पीना वो उसको अनिवार्य होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बत्तख को जल की उतनी ही आवश्यकता होती है जिसमें कि वो अपने चोंच एवं अपने आँख को डुबा सके, सर को डुबा सके, उससे ज़्यादा उनकी पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उम्र के अनुसार जो जल पानी का प्रबंधन होगा वो उनके अनुरूप है देना है। बड़े बत्तख के लिए 6 इंच पानी
पर्याप्त होता है। और जो बत्तख का आप आवास बनाएंगे, घर बनाएंगे, उसके पैरेलल में उसका एक नाली नुमा जलाशय आप बना सकते हैं, जिसकी गहराई 6 इंच हो और जिसका चौड़ाई 1 से 1.25 फीट हो, तो उसमें बत्तख आसानी से आप पाल सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो बत्तखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बत्तखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। अगर बत्तख को पालने का पद्धति देखा जाए तो 3 पद्धति से बत्तख पालन किया जा सकता है। एक सघन पद्धति जिसमें आप घर के अंदर बत्तख का पालन करेंगे, एक अर्ध सघन पद्धति जिसमें आप घर के साथ साथ बाहर का जो खुला हिस्सा होगा घेरा करके उसमें आप पालन करेंगे। घर के अंदर का क्षेत्र प्रति बत्तख 3 वर्ग फीट होनी जरूरी है और घर के बाहर का जो खुला क्षेत्र है उसमें प्रति बत्तख 12 से 15 स्क्वायर फीट रहने से वो स्वस्थकर रहेंगे। और जो तीसरा पद्धति है वह खुला पद्धति है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रात्रि में शेल्टर के लिए एक छतनुमा बरामदा रखेंगे और दिन में वो खुले तौर पे आप पाल सकते हैं। देखा जाता है कि 1 एकड़ के क्षेत्र में, खुला क्षेत्र में अगर बत्तख पालन करते हैं तो 1000 बत्तख तक किसान पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है बत्तख में, खास करके 2 टीके लगते हैं। एक डक कॉलेरा जिसे हम 3 से 4 सप्ताह की उम्र में लगाएंगे 1 ml प्रति बत्तख के दर से, एवं दूसरा जो बीमारी होता है डक प्लेग, उसके लिए 8 से 12 सप्ताह की उम्र में हम डक प्लेग वैक्सीन लगाएंगे। तो ये दोनों वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों काफ़ी जानलेवा है और संक्रामक रोग हैं। डक कॉलेरा छोटे बत्तख में ज़्यादा देखा जाता है और डक प्लेग बड़े बत्तख में ज़्यादा होता है और इससे काफ़ी मृत्यु हो सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट।
फली छेदक कीट है, जो फली भेदक कीट है, यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा, ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं, जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोआल्फास है या डाइमेथोइड दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें। स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग,
साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई हेतु खाली पड़े खेत को जुताई कर लें और आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था कर लें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान, PR 15, T59 जिसे बरुणा भी कहते हैं, वसुंधरा, NRCDR 2, RRN 573, स्वर्ण ज्योति, RH 406 और लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्में हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बरानी क्षेत्र के लिए और 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित क्षेत्र के लिए प्रयोग करें। बुआई के पूर्व बीजों को 2.5 ग्राम मैनकोजेब दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बाजरा की अगैती बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें तथा इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। बारानी तारामीरा की बुआई के लिए खाली पड़ी खेत की जुताई कर लें। साथ ही बुआई के लिए प्रमाणित बीज एवं खाद तथा रसायन खरीदने की सलाह दी जाती है। मूंग, मोट और चावला की समय से बोई गई फसल परिपक्व अवस्था पर है, अतः इसकी कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। खेत में काटी गई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें। तिल की फसल में अभी झुलसा रोग हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए जिन्हें 75 WP या मैनकोजेब 75 WP 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही रोग का प्रसार रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद के बाग में इस समय फल मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए फल मक्खी से प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अमरूद के बाग में छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोजेक रोग के फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुरा, जिला जयपुर से भागीरथ मल ने। आप विभिन्न प्रकार के मशरूमों के बारे में जानकारी चाहते हैं जिसकी आप खेती कर सकें, तो भागीरथ मल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे देश में बटन मशरूम सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, इसलिए ज़्यादातर जो युवा हैं, ज़्यादातर जो कंज्यूमर हैं वो भी बटन मशरूम को ही पहचानते हैं कि ये मशरूम है। बाकी मशरूम्स का रिकॉग्निशन नहीं हो पाया था। किसान भाइयों, बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से अप्रैल महीना होता है, जिसको आप 14 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं। और जहां तक इसके औषधीय महत्व की बात है, तो ये बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों को दूर करता है। गत 10 सालों में
5 सालों में दूसरी मशरूम का, जैसे ओएस्टर मशरूम है जिसको हम सीपी नुमा या ढींगरी मशरूम कहते हैं, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ है। ये मशरूम उगाने में भी आसान है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है, और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए विशेष तौर पे बहुत ही गुणकारी है। तो दूसरे नंबर की जो मशरूम है जिसको हम सीपी नुमा ढींगरी मशरूम बोलते हैं वो है। किसान भाइयों, ऑयस्टर जिसे ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसे उगाने के लिए उपयुक्त समय सितंबर से मार्च महीने का होता है, जिसको आप 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं। तीसरी जो मशरूम है वो दूध छत्ता या मिल्की मशरूम है, जो हमारे साउथ में काफ़ी पॉपुलर है, पर अब भारतवर्ष में पूरे हर क्षेत्र में इस मशरूम को उगाने लग गए हैं। उच्च तापमान पे ये मशरूम उग जाती है, 30 से 35 डिग्री तापमान पर इसका फल बनता है मशरूम का। ये भी मशरूम जो है अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल तक और फिर दोबारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस मशरूम की पैदावार किसान भाई नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं। साउथ इंडिया में केवल 2-1 महीने के अलावा सारे साल इस मशरूम का उत्पादन करते हैं, और ये मशरूम की लागत केवल 20-25 रुपये आती है पैदावार की, और बिकती ये 100 रुपये के आसपास है, 100 से 150 रुपये किलो तक बिकती है। इस मशरूम में भी काफ़ी फाइबर है, स्टफ़ी है ये मशरूम, इसका अचार काफ़ी टेस्टी होता है और खाने में भी काफ़ी उपयोगी टेस्टी बनती है। पर इनके अलावा जो सिटाके मशरूम है, जो हाईली मेडिसिनल मशरूम है, उसके भी उत्पादक बढ़ रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इस मशरूम को पेड़ों में से निकल के आ जाती है, और ये मशरूम भी हम पॉपुलर कर रहे हैं। इसके रेडी टू फ्रूट बैग दे रहे हैं। ये इसकी जो है 200-300 रुपये किलो तो ताज़ा मशरूम बिकती है, और सूखी जो है 600-700 रुपये से लेके 2000 रुपये किलो तक ये मशरूम बिक रही है, सिटाके मशरूम। और कैंसर रोगियों के लिए ये रामबाण है। इसी तरह ये मेडिसिनल मशरूम तो है इसी टाके, इसके अलावा जो गैनोडर्मा मशरूम है जिसको हम ऋषि मशरूम बोलते हैं, इसकी भी पैदावार हमारे साउथ इंडिया में करने लग गए हैं, और साथ साथ ये हमारे उत्तरी भारत में भी, क्योंकि मेडिसिनल मशरूम है, केवल ये मेडिसिन के काम आती है, कॉस्मेटिक आइटम्स के बनाने के काम आती है। लकड़ी के बुरादे में ये उगाई जाने लगी है। इसकी तकनीक जो है हमने दी है, जो गेहूँ के भूसे और पराले में भी उगाई जाने लगी है, शुगर के बगाज में भी उगाई जाने लगी है। ये मशरूम भी केवल मेडिसिन मशरूम है, और ये सभी असाध्य रोगों में मनुष्य के उनमें काम आती है। इसके एक्सट्रैक्ट भी इसका बिकता है, इसका पेस्ट भी बिकता है, कई नामों से, गैनो पेस्ट, गैनो कॉफ़ी, इस प्रकार की ये मशरूम है। तो इसका भी आने वाले समय में काफ़ी और मांग बढ़ने वाली है। और मेरा तो यही अनुरोध है और आग्रह है, मशरूम उगाने से न केवल आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, आप एग्रो वेस्ट को जलाने से बचेंगे और स्वरोजगार भी प्राप्त करेंगे, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे, कम जगह में ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे, और समाज को, देश को अच्छी खाने की चीज़ आप दे पाएंगे, जिससे समाज का भी भला होता है। जो रोगी लोग हैं उनके लिए अच्छा डाइट हो जाएगा, और स्वस्थ लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए एक मशरूम जैसी डाइट देके आप सभी का भला करते हैं अपने साथ साथ। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
P18 अन्नदाता राजस्थान @news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।